गोविंद जी, अब मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जिन सीटों का जिक्र अमित जी ने अभी किया है, कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। अगर दानापुर सीट को लेकर के मैं बात करूं तो रामकृपाल यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, रीतलाल यादव जेल में हैं और लालू यादव भी उनके लिए प्रचार करते हुए, हालांकि बाहर नहीं निकले थे, गाड़ी में बैठकर ही प्रचार करते हुए भी नजर आए थे। तो जो बाहुबलियों वाली सीटें हैं, क्या मुकाबला वहां पर आपको लग रहा है कि दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है? और जब बात कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के बिहार में होती है, मोकामा सीट का जिक्र भी मैं यहां पर करना चाहूंगा, वहां पर आपको किसका पलड़ा भारी नजर आता है? देखिए सोहन, जहाँ तक बाहुबली की बात है तो ये जरूर है कि कोई भी पार्टी किसी तरह की कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि चुनावी रणनीति के तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें एथिक्स से कोई काम नहीं करता है, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, तो कौन से कैंडिडेट उनको जीत दिला सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। चाहे आनंद सिंह हो, चाहे आपने दानापुर की बात कही, तो वहाँ पर देखिए दानापुर में मुझे तो यही लगता है कि वहाँ पर एक तरह से परंपरागत सीट आपको यादवों की सबसे अधिक बेल्ट रही है, और उसमें दोनों जो कैंडिडेट हैं वो इससे बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले राउंड में जब पहले चुनाव हुआ करती थी तो यहाँ पर एनडीए की बढ़त दिखाई पड़ रही थी, लेकिन इस बार की जो समीकरण जो हमें दिखाई पड़ रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो इस बार दोनों कांटे की टक्कर है। और इसमें जो लालू यादव वहाँ से प्रचार करने गए थे तो वहाँ की जनताओं की हमने देखा था, वहाँ जो अपनी अपनी राय रख रहे थे, उनका कहना था कि हम महागठबंधन की ही तेजस्वी की तरफ ही जाना चाहेंगे। लेकिन कहना और करना इतना आसान नहीं है। तो ये जितने भी सीट अभी तक अमित जी ने यहाँ कहा है, ये पूरी तरह से कांटे की टक्कर है। और अभी तक हम देख सकते हैं कि लगभग 50-50 में एनडीए, कहीं 50% में आप देखें तो एनडीए आगे है, तो कहीं 50% में आपको गठबंधन आगे है। तो इसमें कई सारे समीकरण इसमें हैं, जिसके कि जातीय समीकरण भी है। तो एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार का चेहरा को बाद में आगे किया गया था, वह भी बात है। और बक्सर के इलाके में सवर्णों की थोड़ी सी एक बढ़त होती है, जिधर सवर्ण वहाँ जाते हैं तो उनकी जीत दिखाई पड़ती है। खासकर बक्सर में तो आप देख ही सकते हैं कि दोनों जो ब्राह्मण चेहरे हैं और दोनों के बीच में टक्कर होती रही है। तो इस बार और पिछले बार 2020 में यह अंतर है कि इस बार वहाँ पर थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है कि एनडीए के पलड़ा भारी है और बीजेपी वहाँ से आगे निकल सकते हैं। लेकिन बाकी एरिया में आप देखें तो 50-50 है, कौन आगे निकल जाए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अमित जी ही इसके बारे में बताएंगे कितना माइलेज है और कैसे हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी तो यही दिखाई पड़ रहा है कि ये पूरी तरह से कांटे की टक्कर है। कहना मुश्किल हो जाता है कि एक एनालिसिस करते हुए कि आखिर किसकी जीत होगी। बिल्कुल, किसकी जीत होगी कहना मुश्किल हो जाता है। और कल जब तस्वीर क्लियर होगी तो उसके बाद जो आंकड़े हैं, किस हार जीत का जो अंतर है वो भी साफ होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। वरिष्ठ पत्रकार जो है सुधीर सिंह जी भी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ गए हैं। सुधीर जी, अब आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, देखिए जंगलराज का मुद्दा भी लगातार हावी रहा, एसआईआर को लेकर के भी सवाल उठाए गए और महिलाओं को साधने की भी तमाम कोशिशें यहाँ पर की गई हैं। अब जब वोटिंग हुई तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर मतदान करते हुए नजर आती हैं, लेकिन जब ज्यादा वोटिंग होती है तो उसे एंटी इनकम्बेंसी से भी जोड़ करके सियासत में देखा जाता है। आपको क्या लग रहा है इस बार, अगर इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखा जाए तो क्या एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नजर आई आपको आंकलन के दौरान, या फिर जंगलराज के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से घेराबंदी करने की कोशिश की गई वो बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कुछ और जो समीकरण है क्या कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं? जी सोहन जी, मुझे जैसा लग रहा है कि इस बार जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है वो एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के वो नहीं है, क्योंकि महिलाओं की संख्या जो अधिक बढ़ी है। तो आमतौर पर बिहार में सबका आकलन होता है कि महिलाओं का वोट अधिकतर नीतीश कुमार के पक्ष में होता है, उनका मतदान। और महिलाओं के लिए उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं या अंतिम चरणों में भी जो उन्होंने किया कि 10,000 रुपए सबके अकाउंट में डाले गए, या उससे पहले जितनी अधिक योजनाएं चलाई जा रही थी, वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाई, जिनसे जो बुजुर्ग महिलाएं थी उन्हें फायदा हुआ, लड़कियों को छात्राओं को दिया ही जा रहा है। तो इसीलिए वोट बढ़ने के बावजूद लोग अगर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार वापस लौट रहे हैं सत्ता में, उसका कारण यही है कि महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है और महिला वोटर नीतीश के पक्ष में माने जाते हैं। दूसरी बात आप देखेंगे पूरे चुनाव में तेजस्वी का हमला भाजपा पर अधिक रहा, नीतीश कुमार पर हमला करने से तेजस्वी बचते रहे। अगर एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात होती तो तेजस्वी का हमला भी अधिक हो सकता था। सिर्फ यही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को गुजरात के 2 लोगों ने बंधक बना रखा है या इस तरह से, लेकिन नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ या नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से ये बहुत कम ऐसा होता है कि विपक्ष का नेता जो प्रतिद्वंदी है वो मुख्य चेहरे के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोलने से बचे।
ये मैटर है। तो इस वजह से माना जा रहा है कि नीतीश का ये है। कुछ जगहों पर जहां एग्जिट पोल का अगर आकलन फेल होगा, क्योंकि बिहार के चुनाव में प्राय एग्जिट पोल फेल होते रहे हैं, उसका कारण एक तो बड़ा ये है कि एग्जिट पोल वाले सबसे जो यहाँ की सामाजिक संरचना है उस तरह से लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं, जो जातीय जटिलता है यहाँ, तो नीचे तक नहीं पहुंच पाते, उसके कारण एक वजह। दूसरी बात है कि कई बार एग्जिट पोल सिर्फ चेहरे को देख करके कर दिए जाते हैं, जबकि वोटिंग करते समय मुख्य नेताओं के चेहरों को तो देखते ही है, जैसे तेजस्वी हो, नीतीश हो या चिराग हो या मोदी हो, इसके अलावा उम्मीदवार को भी देखती है। तो कई बार ये होता है कि हमें नीतीश पसंद है लेकिन जो कैंडिडेट उनका यहाँ है वो पसंद नहीं है, या हमें मोदी पसंद है या तेजस्वी पसंद है लेकिन उन्होंने जो उम्मीदवार उनका प्रत्याशी है वो पसंद नहीं है। तो इस कारण भी एग्जिट पोल का ये बिगड़ता है।